नेताजी का चश्मा हिंदी का क्षितिज का गद्य खंड का पहला चैप्टर है और इसके हम लोग पहले पूरी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग एक बार इसकी पूरी समरी देख लेंगे और उसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेंगे जिससे कि हमारा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। अब हालदार साहब हमारे यहाँ पे एक तरह से आप इनको नरेटर मान सकते हैं, मुख्य नायक हैं इस कहानी के, जो कि एक बहुत ही देशभक्त एक इंसान है और उनकी जो देश के प्रति अपनी प्रेम है वो बहुत अपार है। वो हमें आगे देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे वो आगे अपना देशभक्त का प्रेम झलकाते हैं और कैसे कैसे हमें पता चलता है कि हालदार साहब एक बहुत ही देशभक्त किस्म के आदमी हैं। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से एक कस्बा है जिसमें हम आगे पढ़ेंगे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसे एक ही बाज़ार था। यानी कि हालदार साहब एक ऐसे कस्बे से हर 15वें दिन अपने कंपनी के काम के सिलसिले से जाते थे जहाँ पे कुछ ज़्यादा पक्के मकान नहीं थे और वहाँ पे एक ही बाज़ार थी और जिसको बाज़ार भी नहीं कहा जा सकता था। एक ही बाज़ार थी उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। यानी कि वहाँ एक नगर पालिका थी जो वहाँ का पूरा चलाती थी उस कस्बे को, और जो हमारा एक एम्फी थिएटर भी था, एयर सिनेमा घर, और एक कारखाना भी था छोटा सा इंडस्ट्री टाइप, और हमारे लड़कियों गर्ल्स स्कूल अलग और बॉयज़ स्कूल अलग था। ठीक है, समझ आ गया होगा। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। यानी कि जो वहाँ भी नगर पालिका थी वो काफ़ी एक्टिव थी, कुछ ना कुछ वहाँ के लोगों के लिए करती रहती थी। बजाय आजकल हमें देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ जो नगर निगम या हमारे अलग अलग सरकार के हमारे जिला परिषद हो गए, जितनी भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा लेज़ीपन दिखता है, हमें आलस दिखता है और करप्शन टाइप ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारी नगर पालिका है इस कस्बे की, ये काफ़ी एक्टिव है, कुछ ना कुछ करती ही रहती है वहाँ के लिए। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। यानी कि कभी वह नगर पालिका कोई पक्की सड़क बनवा देती थी, तो कभी पेशाब घर बनवा देती थी, तो कभी कबूतरों की छतरी बनवा देती थी, और कभी कभी तो वो कवि सम्मेलन भी करा दिया करते थे कवियों का। यानी कि हर चीज़ का वहाँ नगर पालिका ध्यान दिया करती थी, स्वच्छता से लेकर के इंटरटेनमेंट तक का। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब क्या बोलते हैं यहाँ पे कि वो जो नगर पालिका था ना, वहाँ का कोई उत्साही बोर्ड आया होगा, या फिर वहाँ कोई ऐसा प्रशासनिक अधिकारी यानी कि कोई ऐसा ऑफिसर आया होगा जो कि काफ़ी उत्साही रहा होगा, जिसने कि उस कस्बे के मुख्य बाजार में नेताजी की यानी सुभाष चंद्र बोस जो थे हमारे, उनकी एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। यानी कि ये अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एक इंट्रोडक्शन था, बाकी हमारी कहानी तो अब शुरू होगी। ये हमारा पूरा, बल्कि ये कहानी छोटे से हिस्से के बारे में, यानी कि ये कहानी जो है हमारी, ये सिर्फ नेताजी का मूर्ति के बारे में नहीं है, बल्कि नेताजी के मूर्ति के छोटे हिस्से यानी कि इसके चश्मे के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। यानी कि अब क्या बोलते हैं जो यहाँ पे हमारे स्वयं प्रकाश लेखक हैं कि हमें पूरा तो पता नहीं भैया क्या हुआ, लेकिन इतना बता सकते हैं कि वहाँ पे कोई अच्छा मूर्तिकार यानी कि अच्छा मूर्ति बनाने वाला नहीं रहा होगा, या फिर किसी को जानकारी नहीं होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनके पास इतना बजट ना हो कि वो किसी अच्छे मूर्तिकार को बुलवा लें जिससे कि यह अच्छी मूर्ति बनवा लें, या फिर ऐसा हुआ होगा कि डॉक्यूमेंट्स इधर उधर करने में, चिट्ठी पट्टी करने में, इन्हीं सब में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया होगा। तो आगे क्या लिखा है, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। यानी कि जो हमारा जो बोर्ड है, हमारी नगर पालिका है, वहाँ पे जो भी ऑफिसर रहा होगा या फिर जो भी बोर्ड रहा होगा, उसका जो टेन्योर होता है यानी कि जो शासन काल होता है जिसमें वो रूल कर रहा होता है, उस जगह को संभाल रहा होता है, क्या पता वो उसकी अवधि खत्म होने वाली है, उसका टाइम जाने वाला हो, अब कोई और नया बोर्ड आए या फिर कोई और नया ऑफिसर आए, इसलिए उसके जाने से पहले उसने क्या किया, जल्दबाजी में यहाँ पे मूर्ति बनवा दी हो, किसी स्थानीय कलाकार यानी कि लोकल आर्टिस्ट को ही यहाँ बुला के ले आया हो,
और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी, यानी कि क्या बोलते हैं हमारे लेखक की, और वो लोकल आर्टिस्ट कौन रहा होगा, किसी एक हमारे स्कूल के हाई स्कूल के हमारे इकलौते ड्राइंग मास्टर, यानी कि जो हमारे ड्राइंग के मास्टर थे, मान लीजिए मोतीलाल जी उनका नाम होगा, उन्हीं को यह काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे हैं। यानी कि जो ऐसा बोल रहे होंगे कि मैं महीने भर में, एक ही महीने में ये आपका काम करके आपको अच्छे से दे दूंगा। पटक देने का मतलब जल्द मतलब काफ़ी जल्दी में आपको ये सब काम करवा के ये आपके मोतीलाल जी दे देंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी, यानी कि जैसा कि हमें अभी फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि ये जो मूर्ति बनाई गई थी वो संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, यानी कि अब यहाँ पे मूर्ति का थोड़ा सा हमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो हमारी टोपी की नोक थी, यानी कि जो हमारी टोपी थी नेताजी की, उसकी जो नोक थी, जो टोपी की नोक होती है आगे से निकली हुई, उससे लेकर के कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, यानी कि उनके पूरे शरीर की नहीं थी बल्कि उनके टोपी से लेकर बस उनके लगभग छाती तक, कोट के दूसरे बटन तक ही यह मूर्ति बनाई गई थी, जो कि सिर्फ 2 फुट ऊंची थी, जिसे कहते हैं बस्ट। अब ये जो टोपी की नोक से लेकर हमारी जो छाती तक की दूसरे बटन तक की जो हमारी लंबाई है, इसे बस्ट कहते हैं। और यह सुंदर भी थी मूर्ति। नेताजी सुंदर लग रहे थे, बहुत नेताजी हमें प्यारे लग रहे थे। कुछ मासूम और कमसिन, यानी कि नेताजी की जो हमारी मूर्ति थी उसमें जो नेताजी थे वो कुछ मासूम और कुछ कमसिन से लग रहे थे। फौजी वर्दी में थे, हम सब जानते हैं कि फौजी थे नेताजी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे, यानी कि ये सब जितने भी नारे हमें नेताजी ने दिए गए थे, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो, ये सब जितने भी हमारे नेताजी के द्वारा दिए गए नारे थे, इन सब की हमें याद आ जाती थी, इन सब का हमें स्मरण हो जाता था इसे देख के, यानी कि हम इसको देख के थोड़ा मोटिवेट इंस्पायर हो जाते थे इस मूर्ति को। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था, यानी कि अगर ऐसे देखा जाए तो ये तो एक सक्सेसफुल और एक तारीफ करने वाला एक प्रयास था, लेकिन केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। लेकिन एक चीज़ बस इसमें हमें खटक रही थी, एक चीज़ ही अच्छी नहीं लग रही थी, वो क्या थी? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी कि जो हमारे नेताजी थे, नेताजी का अगर आप खुद स्मरण करें, एक बार याद करें नेताजी को, तो आपको चश्मा एक वो गोल कलर का, गोल आकार का हमें हमेशा ही याद आता है। लेकिन यहाँ पे जो तो यहाँ पे एक ही चीज़ खटकने वाली थी, वो थी हमारी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। हमें हमेशा नेताजी को ये देख के यही याद आ जाता है कि उनकी आंखों में एक गोल चश्मा हुआ करता था, वही उनकी एक मेन पहचान थी, और वही यहाँ पे नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। जो हमारा यहाँ पे चश्मा था वो संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के आगे अगले पेज पे बढ़ते हैं हम लोग। चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था, यानी कि एक सामान्य का, यानी एक सिंपल सा, और एक सचमुच का, यानी कि वह संगमरमर का या फिर किसी और हमारे धातु का यानी कि मेटल का नहीं बना था वह चश्मा, बल्कि एक सिंपल सा फ्रेम वाला चश्मा उनको पहना दिया गया था। ठीक है। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। यानी कि जब हालदार साहब हमारे, जैसा कि हमने पढ़ा शुरू में, कि वह हर 15वें दिन इस कस्बे के चौराहे से होकर गुजरते थे। अब इस कस्बे के चौराहे पे ये मूर्ति लग गई है, तो हालदार साहब की जो नज़रें हैं वो तो इस पर पड़ेंगी ही। तो हालदार साहब जब इस पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो उनकी आंखें इस मूर्ति पर पड़ी और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। और वह ये, जैसा कि मैंने बताया था, काफ़ी एक देशभक्त किस्म के आदमी थे, तो उनने जैसे ही यह नेताजी की मूर्ति देखी तो वो कौतुक से, यानी कि थोड़ा सा सरप्राइज हो गए, और उसके साथ साथ ही वो खुश भी हुए, मुस्कान भी आई उनके चेहरे पे। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। वह बोलते हैं वाह, ये भी अच्छा आइडिया है। क्या आइडिया अच्छा है? कि मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, यानी कि मूर्ति तो उनकी संगमरमर की बनी है लेकिन यहाँ पे उनको फ्रेम का चश्मा लगाया गया है। तो ये थोड़ा सा फनी सा भी है, एक फनी साइड भी है एक स्टोरी की। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। यानी कि वह एक ऐसे, जैसे कि मैंने बताया, देशभक्ति किस्म के आदमी थे, और ऊपर से क्या हुआ, एक फ़नी साइड आ गई कि यहाँ पे चश्मा जो था वो असली का था मूर्ति के ऊपर। इसलिए जो जीप आगे निकल गई थी, रास्ते में आगे भी निकल के जो हमारे हालदार साहब थे वह इसी बारे में सोच रहे थे, और अंत में इस निष्कर्ष पर जा पहुँचे, कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। अब वो आखिरी में क्या उनको रिजल्ट मिलता है, उनका क्या कंक्लूजन होता है इस पूरी सोच का, जब वो सोचते रहते हैं कि यह जो हमारे यहाँ के नागरिकों ने ही ये काम किया होगा और ये सराहनीय है, तारीफ करने लायक है, क्योंकि
महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। यानी कि हमारे हालदार साहब जी कहते हैं कि महत्व ये नहीं है कि उसका रंग रूप क्या है या कद क्या है, यानी कि चाहे उसमें हमने एक फ्रेम वाला चश्मा लगा दिया हो, चाहे जैसा भी चश्मा लगा दिया हो, उसकी भाव हमें देखनी चाहिए कि हमारे इंटेंशन क्या है उसके प्रति। अगर वहाँ पे उस फ्रेम वाले चश्मे को किसी ने ऐसे मजाक उड़ाने के लिए उनका लगा दिया है तो वो एक बुरा इंटेंशन है। लेकिन यहाँ पे वो ऐसा समझ रहे हैं कि मूर्ति जो है चश्मे के बिना खाली खाली लग रही थी, तो लोगों के अंदर वो देशभक्ति की भावना रही होगी, जिसकी वजह से उनने इस पर चश्मा लगा दिया ताकि नेताजी का जो चेहरा है वो अधूरा अधूरा सा ना लगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। अब जब दूसरी बार हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते हैं तो देखते हैं कि भैया चश्मा तो बदल चुका है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। यानी कि अब पहले वहाँ पे फ्रेम वाला चश्मा था, मोटे फ्रेम वाला, और अब एक तार के फ्रेम वाला है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा और सरप्राइज हो गए। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। यानी कि हर बार चश्मा बदलते रहता था, तो हर बार जब गुजरते थे वहाँ से पान खाते थे और मूर्ति को ध्यान से देखते थे। यह उनकी एक आदत सी बन गई थी। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। अब क्या होता है कि हमारे जो हालदार साहब होते हैं वो अब रुक नहीं पाते हैं, और वो हमारे जो पान वाले होते हैं यहाँ पे उनसे सीधे सीधे जाके जहाँ से वो पान खाते हैं उन पान वाले से वो जाके पूछ लेते हैं कि क्यों भाई, क्या बात है, इनका चश्मा बार बार बदल कैसे जा रहा है। तो हमारा पान वाले बोलेंगे। पान वाले का जो है हमारा एक तरह से कैरेक्टर स्केच ही है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्टोरी के हिसाब से। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। यानी कि जो पान वाला था वो खुद ही पान खा रहा था, और वह एक काला था और एक मोटा आदमी था, और काफ़ी हंसमुख और खुशमिजाज किस्म का आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। यानी कि ये जैसा कि मैंने बताया, स्टोरी की फनी साइड भी है एक तरह से कि चश्मा बार बदल रहा है, वो संगमरमर की मूर्ति है, फ्रेम वाला चश्मा लगा रखा है, तो ये फनी साइड भी है। इसलिए जो हमारा पान वाला था वो भी हंस उठा इस प्रश्न को सुनकर। उसकी टोन थिरकी, यानी कि वह क्योंकि मोटा आदमी था तो जब थिरक थिरक के ऐसे हंसा तो उसकी जो टोन थी वो भी हिलने लगी। पीछे घूमकर उसके दुकान के नीचे पान थूका। क्योंकि वह आगे उस प्रश्न का उत्तर देता उनसे, इसलिए उसने अपना पान थूक दिया और अपनी लाल काली बत्ती सी, यानी कि पान खाने की वजह से उसके दांत लाल काले हो गए थे, उनको दिखाकर हंसते हुए वह बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यानी कि ये सब जो काम है, इन हमारे फ्रेम वाले चश्मे को बदलना, ये सब काम जो है हमारा कैप्टन चश्मे वाले करता है। अब हालदार साहब पूछते हैं, ये क्या करता है। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हालदार साहब भी नहीं समझ पाए। क्यों, गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। यानी कि क्या हुआ कि जो कि हमारा कैप्टन चश्मे वाला था वो अपनी एक दुकान, या बोल सकते हैं अपना एक धंधा चलाता था, तो वह अपने धंधे में कुछ ऐसा काम करता था कि अगर उसका ग्राहक को नेताजी के मूर्ति में पहना हुआ जो चश्मा है वो चाहिए तो वो हटा के उस ग्राहक को दे देता था, और कोई नया चश्मा अपनी दुकान से अपने वो धंधे से उठा के वह चश्मा नेताजी को लगा देता था। इस हिसाब से वह चश्मे बदलते रहते थे नेताजी की मूर्ति में। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। अब ये अपने आप से कल्पना कर रहे हैं, अपने आप से मान रहे हैं हमारे हालदार साहब कि एक हमारा कैप्टन चश्मे वाला है जिसका नाम उन्हें पता ही है, और उसको नेताजी की जो बिना चश्मे वाली मूर्ति है वह अच्छी नहीं लगती चश्मे के बिना, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। यानी कि उसको आहत करती है, यानी कि उसको यह अंदर से एक ग्लानि महसूस होती है, गिल्टी महसूस होती है, और बुरा लगता है उसको नेताजी की मूर्ति देख के बिना चश्मे की। उसको ऐसा लगता है कि नेताजी को बिना चश्मे की असुविधा हो रही होगी, उनको अनकम्फर्टेबल फील हो रहा होगा। इसलिए वह जो अपनी छोटी सी उसकी दुकान है उसमें से चश्मा लेके वहाँ पे नेताजी की मूर्ति में लगा दिया करता होगा। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, कैप्टन आगे अगले पेज पर बढ़ते हैं। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा
फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। यानी कि अब हम सिंपल जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया प्रोसेस, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है स्टोरी पे। आगे बढ़ते हैं। और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। फिर से यही सेम लाइन बोलते हैं हमारे वो हालदार साहब, बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं डायलॉग, वाह भाई क्या खूब आइडिया है। आगे क्या होता है, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। यानी कि अब हमारे नेताजी ये तो समझ गए हैं कि हमारा भैया जो हमारा नेताजी का बार बार चश्मा बदल रहा था वो कैसे बदल रहा था, लेकिन इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी, बार बार चश्मा बदलना ही क्यों पड़ा, वो जो ओरिजिनल चश्मा था वो कहाँ है। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसके नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। अब क्या हुआ कि हमारा जो पान वाला था वो दूसरा पान अपने मुंह में ले लिया था, और उसके साथ साथ दुकान पर भीड़ भाड़ भी नहीं थी, ज़्यादा ग्राहक आ नहीं रहे थे, तो वो फिर हंसा, क्योंकि ये भी एक फ़नी साइड थी एक और। यानी कि एक तो हमारी फ़नी साइड ये हो गई कि भैया उसने चश्मे बार बार बदल रहे थे, वो भी फ्रेम वाले संगमरमर की मूर्ति में। दूसरा क्या था कि जो हमारा मास्टर था, जो हमारा आर्टिस्ट था, वहाँ का लोकल आर्टिस्ट, जो हमारा एक आर्ट के टीचर थे, वो जो थे हमारे, वो यह चश्मा बनाना ही भूल गए थे। उन्होंने पूरी मूर्ति बना डाली, लेकिन वह नेताजी का चश्मा बनाना ही भूल गए। फिर से यही एक हंसने वाली बात है, व्यंग्य बात है कि जो मास्टर था वह चश्मा बनाना ही भूल गया। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। यानी कि जैसा कि हमारे हालदार साहब ने सोचा था वैसा ही निकला कि वह एक अध्यापक था एक हाई स्कूल का। और दूसरी बात कि यहाँ पे एक और गौर करने वाली बात है कि हमारे जो हालदार साहब थे उनके लिए बिल्कुल भी मजाक वाली बात नहीं थी, क्योंकि वह एक सच्चे देशभक्त थे और उनके हिसाब से यह एक सीरियस नोट पर बात थी, क्योंकि हमारे जो नेताजी हैं वो बहुत ही एक महान व्यक्ति हैं, और उनके ऊपर अगर कोई ऐसी मूर्ति बना देता है या फिर उनका चश्मा बनाना भूल जाता है तो उनकी जो एक हमारी इम्पोर्टेंस है, उनकी जो एक वो हमारे नेताजी की पहचान है, वो यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। इसलिए यहाँ पे उनको जो हमारे हलदार साहब हैं उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। आगे पढ़ते हैं। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। यह कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। यानी कि अब क्या होता है कि वह ये सोचते हैं कि उसने पटक देने का विश्वास तो 1 महीने में कर दिया होगा, जैसा कि हमने भी पढ़ा था। और उसके साथ साथ क्या हुआ होगा, पहले उसने तो चश्मा बनाने की सोची होगी, लेकिन उसने सोचा होगा कि ट्रांसपेरेंट चश्मा मैं कैसे बनाऊंगा संगमरमर से, और अगर उसने ये कोशिश करी भी होगी चश्मा बनाने की तो वह बना नहीं पाया होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। क्योंकि अगर संगमरमर से अगर या किसी हम धातु से हम अगर चश्मा बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है ऐसा चीज़ करना, इसलिए या फिर वो टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, इतना सब कुछ सोच के आगे वो उफ यानी कि बहुत अपनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और उसके बाद थोड़े परेशान हो जाते हैं। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। यानी कि ये बहुत ही विचित्र था, क्योंकि दो हमारी यहाँ पे फ़नी साइड हो गई हैं, फ़नी इंस्टेंसेस हो गए हैं। कि एक तो पहला कि हमने पढ़ लिया चश्मा का जो था, और दूसरे वो चश्मा बदल रहे थे, और दूसरा कि हमारा चश्मा बनाना भूल गए थे मास्टर जी। तो ये सब चीज़ सोच के बहुत उनको कौतुक भरा लग रहा था, और उसके बाद वह पान के पैसे चुका के जीप में बैठ के चले गए। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। अब उनका विस्मय नहीं रुका, वो और मतलब अंदर से उनका सस्पेंस नहीं रुका, और उनने जाके फिर से पूछ लिया हमारे पान वाले से कि यह क्या आज़ाद हिंद के फौज हैं, यानी कि फौजी हैं, या फिर कोई बहुत बड़े नेताजी के साथी हैं। तो पान वाला जो है हमारा नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो पान वाला होता है वो पान खा रहा होता है, अपनी
पान खाने ही वाला होता है कि वो अपने 1.5 इंच मुँह के दूरी से रोक लेता है और हमारे हालदार साहब से बोलता है कि वह तो लंगड़ा है, वह क्या फौज में जाएगा, वह तो पागल है पागल। वो बोलता है वो देखो सामने से वो आ रहा है हमारा कैप्टन चश्मे वाला, उसी से पूछ लो जाके क्या माजरा है, और उसकी फ़ोटो वोटो भी छपवा दो अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी जानने की इच्छा है तो। अब क्या होता है, हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो वह अवाक रह गए। यानी कि वो क्या बोलते हैं कि वो क्योंकि हालदार साहब के अनुसार जो हमारा माफ़ कीजिएगा, जो हमारा कैप्टन चश्मे वाला था वह एक बहुत ही देशभक्त रहा होगा और उसको जो हमारे देश के प्रति बहुत सम्मान और प्रेम रहा होगा, इसलिए उसने ऐसा किया था, चश्मे बदलने का कार्य किया था। इसलिए उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी हालदार साहब को मजाक उड़ाना। और जब वो मुड़कर देखते हैं कैप्टन चश्मे वाले को, वो भी अवाक रह गए, वो भी सरप्राइज्ड रह गए। क्या देखकर? एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हो बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपनी बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। अब क्या हुआ कि जब वह देखते हैं उस कैप्टन चश्मे वाले को, तो वह एक मरियल सा एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कि गांधी टोपी पहना हुआ था, और साथ ही साथ वह उसकी दुकान तक नहीं थी, वह एक छोटी सी संदूकची ले जा रहा था। अब क्या होता है आगे, वह सोचते हैं, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चश्मे वाला था तो इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, क्या कैप्टन ही इसका नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, यानी कि वह अब पान वाला भी थक चुका था इन सब चीज़ों की बात करते हुए, कैप्टन चश्मे वाला के बारे में बार बार बात करते हुए, और उनका जो ड्राइवर था वो भी वेट कर रहा था। तो वहाँ पे टाइमिंग नहीं बैठी उनकी इन सब चीज़ों का सवाल जवाब करने के लिए, इसलिए वह क्या करते हैं, काम भी था, हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। और उनको काम भी था साथ ही साथ, तो वह जो अपने जीप में बैठकर वापस तो चल दिए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे, और 2 साल तक ऐसा ही चलता रहा, वह काम से उतने गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। और उस जो हमारी नेताजी की मूर्ति थी उसमें बार बार चश्मे बदलते रहते थे, और यही जो हमारा सिस्टम था, एक प्रोसेस था, यही चलता गया। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के क्षण देने के लिए, यानी कि ये जो किस्म किस्म के हमारे यहाँ पे चश्मे दिखते थे हालदार साहब को, यह धूल भरी यात्रा क्यों बोला गया होगा, क्योंकि कस्बा रहा होगा तो हो सकता है कि वहाँ पे पक्की रोड ना रही हो, इसलिए धूल भरी यात्रा यहाँ पे बोला गया होगा। और इस चीज़ ये क्या देता था उनको, कौतुक और प्रफुल्लता, यानी कि प्रसन्नता, अंदर एक मन में एक संतुष्टि देता होगा, एक प्रसन्नता जागृत करता होगा, हैप्पीनेस जागृत करता होगा, इसलिए यहाँ पे उसको कौतुक और प्रफुल्लता बोला गया। ये देखकर जो हमारे हालदार साहब थे उनको काफ़ी अच्छा महसूस होता होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में बढ़ते हैं। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अब क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया, 2 साल तक उस कैप्टन चश्मे वाला वह बदलते रहा होगा चश्मे नेताजी की मूर्ति से, और यह एक आदत सी लग गई होगी हमारे हालदार साहब की। लेकिन क्या हुआ, 2 साल के बाद जो हमारा नेताजी का मूर्ति थी उसमें कोई भी चश्मा नहीं लगा था, और जो हमारा पान वाला था उसकी भी दुकान बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। एक और बार आए, दूसरी बार भी उस मूर्ति पे चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा। इस बार पान वाले की दुकान खुली थी और उनने धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है। अब वह बोलते हैं कि क्या हुआ भैया, नेताजी की आंखों में चश्मा क्यों नहीं है। हाँ, अभी तक आपने नोटिस किया होगा पान वाला जब जब उत्तर देता था उन सवालों के कैप्टन से रिलेटेड, हमेशा हंस के बोलता था, हमेशा मजाक उड़ा के बोलता था। लेकिन इस बार पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला। अब क्या हुआ, हमारा पान वाला उदास हो गया, यही सुनते, और उसके साथ साथ उसने अपने हमेशा की तरह पान नीचे थूका और अपना सिर झुकाया, अपना सिर ऐसे नीचे किया और अपने धोती के सिरे से, यानी कि जो उसने धोती पहनी होगी उससे उसके आंसू आ रहे होंगे, अपने आंखों के आंसू पूछे। अब वह बोला, साहब कैप्टन मर गया। यानी कि जो हमारा इतने सालों से
नेताजी की मूर्ति में चश्मे, किस्म किस्म के चश्मे लगाने वाला एक आदमी था, जिसको हम देशभक्त मान रहे थे, देश प्रेमी, एक फौजी के रूप में देख रहे थे, वह कैप्टन चश्मे वाला मर चुका है। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, क्योंकि वह जो हमारा पान वाला था वो भी भावुक हो गया था, और हवलदार साहब जो थे हमारे वो भी काफ़ी बड़े देशभक्त थे, कैप्टन की इज्जत करते थे, इसलिए हमारे पान वाले से और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। आगे बढ़ते। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। कुछ क्षण वह वहाँ चुपचाप वहीं पे खड़े रहे और उसके बाद पान के पैसे चुकाए पान वाले को और जीप में बैठे और चल दिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। यानी कि अब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट लाइन है और बहुत एक थोड़ी सी यहाँ पे कई लोग फंस भी जाते हैं इस लाइन पे कि भैया इसका अर्थ क्या है, समझ ही नहीं आता है। तो मैं इसको समझाता हूँ कि अब हमारे हवलदार साहब हैं वह जीप में बैठ चुके हैं, रवाना हो चुके हैं, और हमारे हवलदार साहब यह सोच रहे हैं क्या होगा उस कौम का, यानी कि इस जनरेशन का क्या होगा, आने वाली जनरेशन हो गई यहाँ पे हमारी जो करंट जनरेशन है, कौम यानी कि वर्तमान के जो लोग हैं, जनरेशन है हमारी करंट जनरेशन, उसको हम कौम बोलते हैं। तो इस कौम का क्या होगा जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर अब यह घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी, इन सब ये जो होम देने वाले हैं हमारे लोग उन पर हंसती है। यानी कि यह कौन है जो होम देते हैं, होम देने यानी कि स्वाहा कर देने वाला, होम देने वाला यानी कि छोड़ देने वाले, ये सब त्याग देने वालों के। तो यहाँ पे घर गृहस्थी, अपनी जवानी जिंदगी कौन त्याग देते हैं, हमारे फौजी लोग जो हमारी रक्षा के लिए वहाँ हमेशा बॉर्डर पर डटे रहते हैं, जो कि अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने घर के बारे में नहीं सोचते हैं, घर गृहस्थी सब छोड़ के आए हुए थे, वह हमारे फौजी लोग, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारे हवलदार साहब। इससे थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब मैं दोबारा से इसको पूरा पैराग्राफ समझाता हूँ कि हवलदार साहब बार बार सोच रहे हैं कि इस जनरेशन का क्या होगा, इस कौम का क्या होगा जो कि किन पर हंसती है, फौजियों पर हंसती है, जो कि घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम चुके हैं, सब कुछ होम देने वाले हैं, उन पर हंसती है, उनका मजाक उड़ाती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। यानी कि अपने खातिर, अपने सुख के खातिर, अपने पैसों के खातिर क्या बिकने के मौके ढूंढती है कि कैसे हमें सुख मिल जाए, कैसे हमें पैसे मिल जाए, उस चीज़ में बिकने को भी तैयार रहती है। यानी कि बहुत एक अच्छी बात कही है। दुखी हो गए, और हमारे इसी से जो हमारे हवलदार साहब हैं वो दुखी हो गए। इस लाइन को अच्छे से याद रखिएगा, मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ कि इस जनरेशन का क्या होगा, इस वर्तमान के जो हमारे लोग हैं उनका क्या होगा जो कि हमारे फौजियों पर हंसते फिरते हैं, मजाक उड़ाते हैं और अपने पैसों के खातिर, अपने सुख के लिए वह बिकने को भी तैयार रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह जो हमारे हवलदार साहब थे यही चीज़ सोच के थोड़े से दुखी हो गए और 15 दिन बाद उसी कस्बे से गुजरे। यानी कि 15 दिन बाद हमने जैसा कि पहली लाइन पढ़ी थी कि हर 15 दिन में हवलदार साहब गुजरते थे कस्बे से, तो इस बार 15 दिन बाद फिर से जो हमारे हवलदार साहब थे वो गुजरे। कस्बे में घुसने के बाद पहले ही ख्याल आया कि अगले पेज पे बढ़ते हैं हम, अगले पेज पे पढ़ते हैं। कस्बे में घुसते ही हवलदार साहब को क्या ख्याल आया कि हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। अब क्या होता है हृदय स्थली, यानी कि जहाँ पर भी वो हमारी हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा स्थापित होगी, यानी कि जो भी हमारी वहाँ पे कस्बे में चौराहे में स्थल रहा होगा जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस नेताजी की प्रतिमा स्थापित थी, वह तो स्थापित होगी और प्रतिष्ठापित होगी, यानी कि वह वहाँ पे प्रतिष्ठापित यानी कि स्थापित होगी, वहाँ पे अभी भी मूर्ति प्रस्तुत होगी, लेकिन क्या नहीं होगा, उनकी आंखों पर वह चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था वो चश्मा, हमने शुरू में ही पढ़ा था, और कैप्टन भी मर चुका है। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं देखेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। अब जो हमारे जो हमारे हवलदार साहब हैं वह ये सोचते हैं, क्योंकि वह दुखी हो जाते, वह आहत हो जाते, इसलिए उन्होंने सोचा कि आज मैं यहाँ पे चौराहे पे नहीं रुकूंगा, ना मैं पान खाऊंगा और ना ही उस मूर्ति की तरफ देखूंगा, सीधे आगे से मैं निकल जाऊंगा। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, उनने अपने ड्राइवर से कह दिया कि आज चौराहे पर नहीं रुकना है, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। यानी कि वह इस चौराहे पे नहीं रुकना चाहते थे, नेताजी की मूर्ति बिना चश्मों की नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वह बहाना बना के अपने ड्राइवर को उनने समझा दिया। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उड़ गई। भैया उनकी आदत थी हमेशा की चौराहे पे आते ही उस मूर्ति को देखने की, और इस बार भी उनकी आंखें उस मूर्ति पर चली गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको, जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे।
अब उनने कुछ ऐसा देखा यहाँ पे, कुछ ऐसा कौतुक भरा फिर से देखा, जिससे कि जो उनकी आंखें थी वह वहीं पे जम गई। और जैसे ही उनने वह मूर्ति को देखा, वैसे ही उनने जीप ड्राइवर से बोला कि भैया जीप जल्दी से रोको, चीखे। और उस ड्राइवर ने, जो कि जीप बहुत स्पीड में चला रहा था क्योंकि उसको रोकनी नहीं थी वहाँ पे, ज़ोर से ब्रेक मारे। और रास्ता चलते लोग देखने लगे, क्यों? क्योंकि जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूद पड़े, तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। और क्योंकि उनने कुछ ऐसा विस्मय भरा देख लिया था, कुछ ऐसा सरप्राइज भरा देख लिया था, जिसकी वजह से वह सीधे वहाँ, जैसे जीप रुकी भी नहीं थी कि वह दौड़ पड़े मूर्ति की तरफ और वहाँ पे जाके अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। अब क्या होता है, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। यानी कि अब क्या होता है कि क्योंकि हमारे कैप्टन मर चुके थे और 2 बार हमारी हवलदार साहब गुजर चुके थे इस कस्बे से, और जब जब हमारे हवलदार साहब ने देखा कि नेताजी की मूर्ति में चश्मा नहीं लगा था, लेकिन तीसरी बार क्योंकि कैप्टन मर चुका है उनको पता है, और सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। सरकंडा एक ऐसी, मतलब एक घास टाइप की वस्तु होती है, डंडी टाइप की वस्तु होती है, जिससे कि अधिकतर आज की पीढ़ी नहीं बल्कि काफ़ी पहले के लोग जो होते थे बचपन में खेला करते थे, अलग अलग तरह की चीज़ें बनाया करते थे। तो ये जो हमारा था यहाँ पे चश्मा बनाया हुआ था सरकंडे से, और वह नेताजी को लगा हुआ था। तो यह सुन के ये तो हमें पता चल गया सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था, जो कि अधिकतर बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। हवलदार साहब भावुक हो गए क्योंकि उनको ऐसा लगा कि अभी भी कैप्टन के अलावा इस हमारे देश में अभी भी देश के लिए प्रेम, अभी भी नेताजी जैसे लोगों के लिए सम्मान बचा है। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई और वह भावुक थे, और उनकी जो आंखें हैं उनमें से आंसू निकलने लगे। हमने इस चैप्टर को काफ़ी इजी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी इजी वे में, एक सिंपल वे में पढ़ाया है, क्योंकि ये चश्मा जो हमारा पूरा चैप्टर था वो इजी भी था। तो इजी चैप्टर को मैंने और इजी में समझाया। तो अगर, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होंगे, लेकिन तब भी अगर कोई डाउट है या फिर कहीं पे भी समझ नहीं आए तो दोबारा से गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी एक बार हम समरी पढ़ लेंगे, और पहले हम लोग जो प्रश्न अभ्यास है एक बार इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है कि कैप्टन क्यों कहते थे। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ये देखिए, कैप्टन हम ये लिखेंगे कि पहली बात तो हवलदार साहब भी हमारे कंफ्यूज हो गए थे कि कैप्टन क्यों कहते हैं उनको, क्या रीज़न रहा होगा। फिर हवलदार साहब भी सोचते हैं कि क्योंकि वह देशभक्त रहे, और वह एक, उनने ये भी सोचा था कि क्योंकि वह अपने देश के बहुत एक प्रेमी रहे होंगे, अपनी फ़ौज के बहुत प्रेमी रहे होंगे, इसलिए उनको अधिकतर लोग कैप्टन बोला करते होंगे। सिंपल सा आंसर हो गया। अगले पे बढ़ते हैं। हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। अब पहला क्वेश्चन इसमें बनता है, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा है, क्योंकि कैप्टन मर चुका था, और जो हमारा था मास्टर वो भी चश्मा बनाना भूल गया था, और साथ ही साथ में क्योंकि अगर ये सब चीज़ें हो गई हैं तो हमारे नेताजी की मूर्ति पे चश्मा नहीं लगाया था, नहीं लगा हुआ था, इसलिए वह उसको देख के आहत नहीं होना चाहते थे, दुखी नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्हें, हवलदार साहब ने ड्राइवर को मना कर दिया रोकने से गाड़ी, और इसीलिए वह मायूस भी हो गए थे। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देशभक्ति की उम्मीद और हमारी कौम में, यानी कि वर्तमान के लोगों में एक देश के प्रति सम्मान की उम्मीद जगाता है। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि अभी भी इस कौम में, अभी भी लोगों में देशभक्ति की भावना बची है। भले ही कैप्टन मर चुका है, लेकिन अभी भी लोग कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर देश के प्रति प्रेम और सम्मान बचा हुआ है। आशय स्पष्ट कीजिए, बढ़ते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए, ये मैंने ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बताई थी मैंने, कम से कम 3-4 बार यही लाइन समझाई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसको समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर अभी भी कुछ डाउट है इसमें तो एक बार और गो थ्रू कर लो पीछे वीडियो बैक करके। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। मैंने बोला था ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये ऐसा कुछ होगा कि जो हमारा पान वाला था वह एक काला मोटा आदमी था, और उसके साथ साथ ही वह, जब वो पान ठूसा रहता था, एक बहुत ही हंसमुख आदमी था, आपको याद होगा। और उसके साथ साथ जब वो पान निकालता तो उसकी, जब वो हंसता तो उसकी टोन भी थिरकने लगती थी। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। और साथ ही एक और चीज़ कि काली बत्ती सी जो उसकी थी, काली लाल बत्ती सी, वह भी उसके हंसने में दिखाई देती थी। ये हो गया हमारा रेखा चित्र पान वाले का। अब जो लास्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे प्रश्न अभ्यास का, वो देख लेते हैं। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल।
कैप्टन के प्रति पानवाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। यानी कि देखो मैं इसको उतना नहीं समझाऊंगा, ये अपनी प्रतिक्रिया है कि अपने कुछ ओपिनियन, अपना कुछ प्रस्ताव रखना है। यहाँ पे प्रस्ताव नहीं बोलूंगा, अपना ओपिनियन ही रखना है, अपने व्यूज रखने हैं इसमें कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ऐसा जब पान वाला बोलता है तो आप क्या बोलेंगे? आप यही बोलेंगे कि पहली बात तो क्योंकि वह एक देशभक्त था, देशप्रेमी था, तो उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और दूसरी बात कि वो लंगड़ा था तो कैसे ही जाता है। ये सब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो ये भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। होप करता हूँ कि अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग कर ले जाएंगे। एक बार समरी देख लेते हैं तो आपका रिव्यू हो जाएगा चैप्टर, और मुझे ऐसा लगता है कंठस्थ हो जाएगा चैप्टर, यानी कि आपके मुंह ज़बानी आपको याद रहेगा। जब भी आपसे कोई भी कुछ पूछे तो ये चैप्टर आपको जरूर याद रहेगा। जल्दी से एक बार समरी देख लेते हैं। तो बस ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, आखिरी में एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। इस समरी मैंने लिखी है आप लोगों के लिए, चैप्टर इन अ नटशेल, यानी कि समरी एक नटशेल में हम इस चैप्टर को देख लेते हैं। नेताजी का चश्मा। एक कस्बे के चौराहे पे नगर पालिका द्वारा नेताजी की मूर्ति स्थापित करी गई थी। मूर्ति पर चश्मा नहीं था। मैं इसको सिर्फ रीड कर रहा हूँ ताकि एक बार रिवाइज हो जाए। कई बार चौराहे से गुजरते हालदार साहब देखते कि हर बार एक नए किस्म के चश्मे मूर्ति पर लगे दिखते। उन्होंने अपनी जिज्ञासा के कारण, अपनी इच्छा के कारण चौराहे के एक हंसमुख व मोटे पान वाले से इस विषय में पूछा। पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मेवाला करता है। लगभग 2 साल तक इस मूर्ति के बदलते चश्मों को देखा हालदार साहब ने, परंतु इस मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा तो मालूम हुआ कि कैप्टन नहीं रहा। हालदार साहब दुखी हो गए। हालदार साहब ने अगली बार से चौराहे पर ना रुकने का निर्णय लिया, परंतु वह अपने को रोक नहीं पाए। हालदार साहब ने मूर्ति को देखा तो वह आश्चर्यचकित व भावुक हो गए। उनकी आंखें नम थी। मूर्ति पर सरकंडे का बना चश्मा लगा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक ये बहुत ही मेरे लिए भी एक ये इंटरेस्टिंग और एक मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा इस वन शॉट को रिवाइज करने का, इस वन शॉट को कवर करने का। होप करता हूँ कि तुम लोग को मज़ा आया होगा इस चैप्टर को मेरे साथ रीड करने में और पढ़ने में। और ऐसा ही अगर इन्फॉर्मेशन फुल कंटेंट और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट, इंटरटेनिंग कंटेंट आगे भी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव और क्रिएटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो पे।